अरिहंत NCERT नोट्स फॉर हिस्ट्री ओल्ड प्लस न्यू 6 to 12। इस सूची पर एक नज़र देंगे। प्राचीन इतिहास के ऐतिहासिक शोध, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और धार्मिक आंदोलन। छठा चैप्टर है महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, और लास्ट है दक्षिण भारत का इतिहास। इसके बाद मेडाइवल शुरू होता है। पहले एंसेंट कवर करेंगे। कुल 76 पेजों में एंसेंट कवर है। चैप्टर है, इसका स्रोत एक बार आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कह रहा है कि अतीत को जानने की प्रकृति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही है। इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। यानी कि इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है उसमें क्या पाई जाती है? विविधता। इन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत को देखें तो पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना जाता है। पुरातात्विक जो स्रोत है सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि सम्मिलित है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो पुरातत्व का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। ये ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन निम्न है। भौतिक अवशेष पहले देखें तो क्या इसे पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। इसके अंतर्गत ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र तथा मूर्ति, मानवों तथा पशुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक अवशेष संपूर्ण भारत के टीले के रूप में पाए जाते हैं या पाए गए हैं। इनका उत्खनन कर पुरातत्वविद हथियार, बर्तन, आभूषण आदि के बारे में अनुसंधान करते हैं। पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया और मछली आदि के हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं जो इनके अतीत के जीवन शैली को समझने में सहायता करती है। किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवर, चिड़िया, मछली आदि के हड्डियों का। उत्खनन से प्राप्त जो शिल्प कला, मूर्ति कला, मृतभांड आदि से प्राचीन काल के सामाजिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण शहरी जीवन शैली का प्रकाश पड़ता है। यानी कि शिल्प कला, मूर्ति कला, मृतभांड आदि के अध्ययन से क्या होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण शहरी जीवन शैली पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि महलों, बाजारों और आम घरों में अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने होते थे जो जलवायु के परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए। पुरातत्विक अवशेषों के अंतर्गत शिल्प के नमूने मिले हैं। इन शिल्पों में मिट्टी के बने टेराकोटा, ठीक है, मृतिका पात्र और आभूषण आदि शामिल हैं। यद्यपि कपड़ों का भी उत्पादन होता था। वाराणसी तथा मदुरै मुख्य उत्पादन केंद्र थे। कपड़े के याद रखना है, वाराणसी और मदुरै, ठीक है। किंतु अनेक अवशेष मौसमी परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए होंगे। पुरातात्विक वस्तु आंतरिक और बाह्य व्यापार के बारे में भी जानकारी देती है। आंतरिक व्यापार के बारे में भी और बाह्य के बारे में भी। कह रहा है अरिकामेडु यानी पुडुचेरी 2200 से 1900 ईस्वी पूर्व एक पत्तन था। ये जो अरिकामेडु था यानी पुडुचेरी था, ये 2200 से 1900 ईस्वी पूर्व क्या था? पत्तन था जो ईंटों का ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, अरिकामेडु के भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र मिले हैं जिसे शराब या तरल द्रव रखे जाते होंगे। ठीक है, एम्फोरा पात्र मिले हैं। कहाँ से? अरिकामेडु से। यहीं से जो है एरेटाइन मोहर युक्त लाल चमकदार बर्तन भी मिला है। क्या मिला? एरेटाइन मोहर युक्त लाल चमकदार बर्तन। एरिकामेडु में रोमन शिल्प, लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा, रंगाई के छोटे कुंड आदि पुरातत्विक साक्ष्य शामिल है। यानी कि एरिकामेडु में क्या है? रोमन शिल्प के लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा की रंगाई के छोटे कुंड और पुरातत्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अरिकामेडु से। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख पुरातत्विक स्थल, उनकी खोज को आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं सिक्के। कह रहा है कि ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। ठीक है, प्राचीन काल में तांबे, चांदी और सोने के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, जो अधिकांशतः चांदी और तांबे से निर्मित थे। अधिकांश सिक्के चौकोर और कुछ वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व पंजाब, हरियाणा के काबिलियाई गणराज्य द्वारा जारी किए गए थे, जिसे योधेय गणराज्य प्रमुख था। इसमें कौन सा प्रमुख था? योधेय। ठीक है, प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के साँचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल अर्थात कि ईसा आरंभिक 3 सदियों के हैं। ठीक है, ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं, कुषाण काल के। प्राचीन काल में सिक्कों की निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ठीक है,
कहाँ कहाँ सुरक्षित है देख लेंगे। प्राचीन काल में आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों के देवताओं के नाम और तिथियां भी उल्लेखित हैं। प्राचीन भारत के पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंदी यवन इंडो ग्रीक शासकों को दिया जा गया है, जिन्होंने दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में शासन किया था। कह रहे शासकों की अनुमति लेकर व्यापारी और स्वर्णकार भी व्यापारिक संघों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकार और व्यापार की उन्नत व्यवस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः सीसे, प्लेटिन, तांबे, कांसे और चांदी और सोने के। कह रहे सबसे अधिक सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो मौर्योत्तर काल के मिले, जो सीसे, प्लेटिन, तांबे, कांसे और चांदी के, सोने के सिक्के हैं। गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। इसे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल में सिक्के की बहुत कम मात्रा प्राप्त होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार शिथिल हो गया था। सिक्के पर राजवंश और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक के लेख भी अंकित हैं। ये सभी तत्काल कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अब है अभिलेख। कह रहा है अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी और बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। कहाँ? पत्थर, धातु, मिट्टी जैसी कठोर सतहों पर। जैसे उस काल में शासन, विचार, समाज इत्यादि क्रियाकलाप की जानकारी के स्रोत होते। उस टाइम पे शासन कैसा था, विचार कैसा था, समाज कैसा था। अभिलेख मुहर, प्रस्तुत, स्तंभ, स्तूपों, चट्टान, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवार, ईंटों पर और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अभिलेख कहाँ मिलते हैं? मुहर, प्रस्तर, स्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवार, ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। समग्र देश के आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त होते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस कार्य में ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कारण क्या हुआ? दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा। वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री कार्यालय में संग्रहित है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मैसूर में। ठीक है। अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यानी अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अभिलेखों को संस्कृत भाषा ईसा पूर्व में दूसरी सदी में मिलने लगी। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी में मिलने लगी और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। कब? चौथी पांचवी सदी में। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा और प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर काल में अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथशाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए। ठीक है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथशाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिनमें विचार और वस्तुओं और चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह शिलालेख बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग से अतिरिक्त भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले अशोक के शिलालेखों में यूनानी और आरमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। कह रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले उसमें यूनानी और आरमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही है। यानी गुप्त काल के अंत तक जो देश की प्रमुख लिपि रही है वो ब्राह्मी लिपि ही रही है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईस्वी पूर्व तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख के, यानी सबसे पुराने जो अभिलेख पढ़े जा चुके हैं वो किसके? तीसरी सदी के अशोक के शिलालेख के हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। यह बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर आसीन अधिकारी था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा के गुणों और कृतियों के वर्णन करने वाला प्रशस्ति अभिलेख है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा और के गुणों और कृतियों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति अभिलेख है। और यहाँ पे आपका जो है पेज नंबर 2 कंप्लीट होता है। पेज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभिलेखों के प्रकार। भारत में प्राचीन इतिहास को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक, राज्य, देश और निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख।
ठीक है। उसके बाद है अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभ प्रशस्त फल को मंदिर तथा प्रतिमाओं द्वारा अंकित होते हैं। फिर राजा और विजेताओं के गुणों कृत्यों वर्णन करने वाली प्रशस्तियां को अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण किया जाता है। दानपत्र शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए भी अभिलेख का प्रयोग किया जाता है। शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें प्राचीन भारत की भू व्यवस्था और प्रशासन के विषय आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। महत्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख: उत्तर मेरू अभिलेख, एरन अभिलेख, बेसर नगर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। इसका आप देख लेंगे जगह और महत्व। महरौली का अभिलेख, ऐहोल का अभिलेख, इलाहाबाद का अभिलेख और हम्पी गुफा अभिलेख स्क्रीनशॉट लेते चले। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख और मंदसौर अभिलेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। तकनीकी सीमा, जिसके अंतर्गत लेख इतने हल्के होते हैं कि इन्हें पढ़ना कठिन हो जाता है। अभिलेखों को शब्द वास्तविक अर्थ के बारे में सही ज्ञान का पता लगाना कठिन होता है, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान या समय काल के संबंधित हो सकते हैं। संभव है कि राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख भी अभिलेख में हुआ हो और तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक जानकारी मुख्य आधार है। इसमें दैनिक जीवन शैली, कृषि की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता। अभिलेख व्यक्तिगत विषय से संबंधित होने के कारण उन्हीं के इर्द गिर्द सीमित रहते हैं, इसलिए उनकी समीक्षा और व्यापक आधार को शामिल करना होगा, जिससे अतीत के व्यापक समझ मिल सके। अब साहित्यिक स्रोत को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।